हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा, प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज का प्रकरण है 77वां सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण, अब इसमें सामाजिक शिक्षण में सामाजिक अधिगम का अर्थ और एक दो जो परिभाषाएं हैं इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका ध्यान भी आकर्षित करता हूं। ये मेरा 77 जो वीडियो है सामाजिक शिक्षण, ये टॉपिक है। इसमें सामाजिक अधिगम का अर्थ, ये भी एक इसका टॉपिक है, सामाजिक अधिगम का अर्थ। तो देखिए प्रशिक्षणार्थियों, जो ये वर्तमान जो युग है, इस समय जो आधुनिक युग जिसे कहते हैं, वर्तमान युग, आधुनिक युग, इस युग में जो भी सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित जो हो रहे हैं, किए गए हैं, जैसे नॉर्थ डाइट का उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत और हल्का प्रबलन सिद्धांत और पॉवेल का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत इत्यादि, ये वर्तमान में हैं। ये इन तीनों विद्वानों ने इनके सिद्धांत हैं। जैसे आधुनिक युग में सीखने के अनेक जो सिद्धांत हैं, सीखने के जो अनेक क्या हैं सिद्धांत, वो अलग अलग विद्वानों ने किए हैं, अपने विचार रखे हैं। जैसे एक थार्नडाइक का उद्दीपक सिद्धांत, ये सीखने का है। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो भी इन्होंने थार्नडाइक ने किया है। और हल का जो प्रबलन सिद्धांत है वो भी, उसके बाद में पावेल का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये इस प्रकार के वर्तमान के जो अधिगम प्रक्रिया है इसके सिद्धांत हैं। ये सभी जो अधिगम प्रक्रिया है वर्तमान में, उनके इन्होंने अपने विचार रखे हैं, अपने सिद्धांतों के बारे में बताया है। जैसे मैं आपको बताऊं, अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं इन्होंने। जैसे थार्नडाइक का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत, हल विद्वान है। और पावले का संबंध जो प्रतिक्रिया सिद्धांत है पावले जी का, ये एक सामाजिक शिक्षण या सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया है। लेकिन सीखने की जो परिभाषा है, जिसको अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं, जिसको सीखना, अधिगम, ये एक फ्रेंडसन ने लिखा है। एक विद्वान हुए हैं फ्रेंडसन, फ्रेंडसन ने लिखा है, क्या लिखा है कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। तो देखिए, जो फ्रेंडसन ने लिखा है कि सीखना और अनुभव या व्यवहार में जो परिवर्तन है, व्यवहार में क्या है, जो परिवर्तन है, व्यवहार में क्या है, परिवर्तन। किसके द्वारा? इस फ्रेंडसन के द्वारा। इस फ्रेंडसन ने जो लिखा है कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। लेकिन कुछ शिक्षक या कुछ ये शिक्षक इस सीखने की परिभाषा को मान्यता तो प्रदान करते हैं, लेकिन सीखने के जो सिद्धांत हैं उसकी जो उपयोगिता है इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ आपत्ति भी जताते हैं।
क्या जताते हैं कि जो इनका सिद्धांत है, ये फेडरसन ने लिखा है, सीखना, अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन सीखने के जो उपयुक्त सिद्धांत हैं, ये 3 सिद्धांत हैं, सीखना, अनुभव और व्यवहार। इनमें लेकिन इनकी उपयोगिता तो स्वीकार करते हैं ये शिक्षक, लेकिन इनकी आपत्ति भी है। वो आपत्ति क्या है कि बालक पशु नहीं है। जैसे पशु को सिखाया जाता है, पशु के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, चाहे वो ताड़ना से, प्रताड़ना से, कैसे भी, लालच से, लोभ से, लेकिन बालक पशु नहीं है। इसमें तो एक व्यवहार में परिवर्तन केवल पशुओं में ही होता है। बालकों में तो एक दृष्टिगत परिवर्तन लाया जाता है, इनमें तो एक जो दृष्टिगत जो परिवर्तन है, वही व्यवहार में जो संबंध है इनका, वही लाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी, जैसे सीखने में सिद्धांत है, पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बालकों के व्यवहार में केवल रूपांतरण किया जा सकता है। बालकों के व्यवहार में तो क्या किया जाता है? रूपांतरण किया जा सकता है। बालकों के व्यवहार में तो परिवर्तन तो नहीं आता है, स्वभाव तो वैसे ही होता है, केवल रूपांतरण किया जाता है, रूप को बदल दिया जाता है उसको। जैसे बालक घर पर तो रहता है, वैसे गणवेश में, विद्यालय जब आता है तो वो बिल्कुल अलग ड्रेस में आएगा, गणवेश में आएगा। घर पर तो वो कैसे भी बालक अपने विचारों को रखता है, कैसे भी बोलता है, लेकिन विद्यालय में तो वही बालक वो बड़े सभ्यता, शालीनता के साथ में आएगा। इसलिए रूपांतरण किया जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, रूपांतरण। लेकिन आपने देखा होगा पशुओं के उसमें तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। किसके माध्यम से? सिखाने के माध्यम से। तोता वगैरह बोलते हैं, कुत्ते वगैरह देखो कितने वो होते हैं, ये इनके उसमें तो परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बालकों के इसमें तो केवल रूपांतरण होता है, ध्यान रखना। इसलिए जो सीखने की परिभाषा लिखी है फेडरसन ने कि सीखना, अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक को इस परिभाषा को मान्यता तो प्रदान करते हैं, लेकिन वे सीखने के उपयुक्त सिद्धांतों के उपयोगिता को स्वीकार करते हैं हल्के। लेकिन इस संबंध में उनकी आपत्ति भी है। आपत्ति क्या है कि बालक एक पशु नहीं है जो उसके परिवर्तन हो जाए व्यवहार में, नहीं। वे ये कहते हैं कि सिद्धांतों द्वारा पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। सिद्धांतों के माध्यम से पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बालकों के व्यवहार में केवल रूपांतरण किया जा सकता है। बालकों के व्यवहार में तो केवल क्या किया जाता है? रूपांतरण। बालकों के व्यवहार में तो केवल रूपांतरण ही किया जा सकता है। ये बताया है। लेकिन जो बालक हैं, रूपांतरण किया जाना कोई जरूरी भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है कि उसके व्यवहार में रूपांतरण में परिवर्तन हो। लेकिन शिक्षकों के इस विचार से सहमत होकर के जो ये विद्वान हैं, जिन्होंने रोटर ने 1954 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सामाजिक शिक्षण, जिसको सोशल लर्निंग एंड चिल्ड्रन लॉजिक कहा गया था, जिसमें अधिगम, जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, वो इन्होंने रोटर ने 1954 में अपनी पुस्तक में लिखा था कि उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अपनी पुस्तक में उन्होंने 1954 में रोटर ने इसको प्रतिपादित किया था। क्या किया था कि सामाजिक अधिगम का अर्थ बताते हुए, सामाजिक अधिगम का अर्थ बताते हुए इन्होंने, जो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है जो सतत लगातार चलती रहती है। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान का जो आधारभूत जो तथ्य है, इसको दोबारा सुनो।
देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान का जो आधारभूत जो तथ्य वो यह है कि व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आना चाहता है। व्यक्ति अकेला नहीं रहता, क्योंकि सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आना चाहता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, क्योंकि अकेलापन तो है ही नहीं। तो व्यक्ति एक दूसरे के किस में आता है? संपर्क में आता है साहब, और एक दूसरे से दूर रहना भी चाहता है। दोनों प्रक्रिया है कि व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में भी आता है, तब जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है, जिज्ञासा होती है तब। और व्यक्ति एक दूसरे से दूर भी रहना चाहता है, एक दूसरे से दूर भी रहना चाहता है व्यक्ति। अब दूर कब रहता है? जब वो मन में हीन भावना आ जाती है कि ये मेरे संग में धोखा देगा, ये मुझसे इससे लाभ मिलने वाला नहीं है, ये निष्क्रिय है, मैं सक्रिय हूं, इसलिए दूर रहना चाहता है। ये परंपरा है एक। और दूसरे व्यक्तियों में संबंध स्थापित करने की भी भूमिका निभाता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के संपर्क की भूमिका भी निभाता है, और ये सार्वभौमिक प्रवृत्ति है मानव की, क्योंकि संपर्क के द्वारा ही व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संपर्क के द्वारा ही व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अकेला व्यक्ति स्वयं कोई पूर्ति नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति कोई भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। किसी न किसी के संपर्क में तो आना जरूर ही पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आना होता है, लेकिन कभी कभी दूर भी हट जाता है। लेकिन दूर हटने को तो असामाजिक कहते हैं, और दूर जो नजदीक रहता है उसको सामाजिक कहते हैं। समाज में रहना ही नजदीक है, समाज से दूर रहना ही एकाकीपन है, अलग है। इसलिए उनकी आवश्यकताएं होती है प्रत्येक व्यक्ति की। उन आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क के द्वारा होता है। जब तक व्यक्ति संपर्क में नहीं आएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। वर्तमान में आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन एक दूसरे से संपर्क में हैं ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। मैं आपके संपर्क में हूं, आप मेरे संपर्क में हैं, लेकिन किसके माध्यम से? आमने सामने नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज जो अपने ये सूचना तंत्र के माध्यम से, इसके माध्यम से संपर्क जुड़ा हुआ है और आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। मैं शिक्षण करा रहा हूं, आप शिक्षण कर रहे हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में जरूर आता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसीलिए कहा गया है कि एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बालक होता है, शिशु एक बालक, जो शिशु भोजन, आराम और जो शारीरिक आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए दूसरे के संपर्क में आना चाहता है। देखिए, शिशु है, बोलना नहीं जानता है बालक, लेकिन दूसरे में संपर्क के लिए इशारा करता है, रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है। हंसने लगता है तो माँ समझती है कि बेटा अच्छा है, पेट भर रहा है इसका। और जब बालक रोता है शिशु, तो माँ दुखी हो जाती है कि इसको भूख लग रही है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको नींद आ रही है, अरे इसकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन जब वही शिशु अगर हंसता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है कि बालक खुश है। लेकिन वही बालक जब रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, तड़पता है, तो माँ भी तड़पने लग जाती है, परिवारजन भी तड़पने लग जाते हैं कि बालक को कोई परेशानी है साहब। तो देखिए, ये संपर्क में आने से तो होता है। मान लो बालक पालने में सो रहा है और बालक को अगर भूख लगी तो वो रोने लग जाएगा। अब रोते ही माँ समझ जाएगी कि इसको भूख लगी आई, तुरंत बोतल लगा देगी दूध की। संपर्क में आता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, चाहे वो परिवारजन हो। बालक
पहले परिवारजन के बाद में परिवार से फिर पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, इस प्रकार से उसका संपर्क बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे उस बालक की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ही संपर्क बढ़ता चला जाता है। अभी तो शिशु के लिए केवल भूख की और उसी की वो है आवश्यकताएं, इसलिए तो ये शिशु है भोजन, आराम, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के संपर्क में चाहता है आना, और हम अपने जीवन में दूसरों से न केवल संपर्क स्थापित करना सीखते हैं वरन यह भी सीखते हैं कि दूसरों को सहयोग दे करके, हम केवल दूसरों से संपर्क करना ही सीखते हैं, दूसरों से सहयोग दे करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। दूसरों को सहयोग लेना और देना, केवल लेना ही लेना नहीं, देना भी। तो इच्छाओं की पूर्ति करके हम उनकी स्वयं की अनेक जो इच्छाएं होती हैं, उन स्वयं की क्या होती हैं, अनेक इच्छाएं होती हैं। आदान प्रदान है साहब, ये तो इच्छाओं का, एक इच्छा पूरी हो गई दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हो गई तीसरी तैयार, इस प्रकार अनेक है इच्छाएं। जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है, आवश्यकता इच्छाओं की जननी है, जैसे आवश्यकता पूरी हुई इच्छाएं और जागृत हो जाएंगी। एक मकान बनाए, संतुष्टि नहीं है, अरे साहब पड़ोस में दूसरा बनना चाहिए, अरे साहब दो बन गए, तीसरा भी तो बनना चाहिए भाई साहब, अरे इंदौर में बनाया तो कोई बात नहीं, बाहर जयपुर भी चाहिए साहब। इच्छाएं हैं, जैसे जैसे आवश्यकताएं पूर्ति होती जाती हैं वैसे वैसे ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, संपर्क में आते जाओगे वैसे वैसे ही इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और संपर्क में आते जाओगे नए नए से। पहले परिवारजन के संपर्क में आए, थोड़े बड़े हुए पड़ोस के संपर्क में आए, थोड़े बड़े हुए मोहल्ले के संपर्क में आए, और बड़े हुए विद्यालय के संपर्क में आए, गांव के संपर्क में आए, शहर के संपर्क में आए, रिश्तेदारों के संपर्क में आए। ये एक प्रवृत्ति है मानव की। इसलिए जो सामाजिक अधिगम का अर्थ यह है कि समाज में ही रहना, समाज के लिए ही कार्य करना, समाज में ही मिट जाना, समाज में ही जन्म लेना, समाज में ही बढ़ना और समाज में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, समाज के लिए ही सर्वस्व करना, समाज के लिए ही मिट जाना। तो स्वयं अनेक जो इच्छाएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका सहयोग होना बहुत आवश्यक है और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अधिगम एक सतत सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज में लगातार संपर्क में रहना है। इसलिए अब एक विद्वान हुए मार्शल, जिन्होंने अधिगम अनेक प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है अधिगम, जिसमें मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक अधिगम सम्मिलित किए गए हैं। अधिगम का एक प्रकार नहीं है साहब, अधिगम का कम से कम 3-4 प्रकार के हैं। जैसे मानसिक अधिगम, मन की संतुष्टि के लिए वार्तालाप करना, शारीरिक विकास के लिए भी संपर्क, अधिगम, व्यायाम वगैरह, अष्टपुष्ट, संवेगात्मक जो अपने विचार हैं उनके लिए भी संपर्क, संवेगात्मक, सामाजिक, उसके लिए भी सामाजिक अधिगम के लिए भी संपर्क। प्रत्येक कार्य के लिए संपर्क की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अकेला स्वयं कर सके कि साहब मैं पढ़ तो अकेला ही रहा हूं। अरे पढ़ तो रहे हो, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हो, है आपको ध्यान? और कौन पढ़ा रहा है? हाँ, इसलिए जो अधिगम है वो अनेक प्रकार का है, जिसमें मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक अधिगम इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये अधिगम
के प्रकार भी हुए। अधिगम मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से है, संवेगात्मक है और सामाजिक है। इनको सम्मिलित किया गया है। और जो विस्तृत अर्थ है वो सभी प्रकार से अधिगम सामाजिक होता है। जो विस्तृत अधिगम होता है वो सामाजिक अधिगम होता है, क्योंकि इसी से जो कारण है व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन होता है समाज के द्वारा ही। समाज के द्वारा ही व्यक्ति के सामाजिक परिवर्तन होता है, और ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक जो अधिगम है वो अपनी एक विशिष्ट जो विचित्र वेशभूषा है, विचित्र वेशभूषा है, उसके कारण सभी प्रकार के अधिगम से भिन्न है। देखिए पुनः जो विस्तृत अर्थ में सभी प्रकार के जो अधिगम हैं वो सामाजिक होता है, क्योंकि इसी कारण व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन होता है। और सामाजिक अधिगम अपनी एक विचित्र वेशभूषा के कारण सभी प्रकार के जो अधिगम हैं उनसे भिन्न हैं। जैसे शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, उन सभी से अलग हट करके एक जो अधिगम है जिसको कहा गया है सामाजिक अधिगम में सम्मिलित किए गए हैं सभी। इन सभी को सामाजिक अधिगम के अंदर सम्मिलित किया गया है। मैं आपको सामाजिक शिक्षण जिसके अंदर अधिगम प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। सामाजिक अधिगम का अर्थ बताया है। एक फैडसन जो विद्वानों ने लिखा है, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, उसको अधिगम कहा है इन्होंने। लेकिन शिक्षक कुछ इस सीखने की परिभाषा को मान्यता तो प्रदान करते हैं, लेकिन सीखने के जो सिद्धांत है, सीखना अनुभव व्यवहार में परिवर्तन, इसकी उपयोगिता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन एक उनकी छोटी सी एक आपत्ति भी है शिक्षकों की कि बालक एक पशु नहीं है जो व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, बल्कि उसका रूपांतरण किया जाता है उसके द्वारा। व्यवहार में परिवर्तन तो केवल पशुओं में ही आता है। व्यवहार में जो परिवर्तन तो केवल पशुओं में ही आता है, लेकिन जो रूपांतरण है, व्यवहार में परिवर्तन तो केवल पशुओं के अंदर ही आता है, लेकिन जो व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अधिगम अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक अधिगम, इसमें ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। ये सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। रोटर ने अपनी पुस्तक थी 1954 में जिसको सामाजिक शिक्षण कहा गया, उसमें बताया गया है कि अधिगम अनेक प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है, जिसमें मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक अधिगम सम्मिलित किए गए हैं। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अपने विचार बताए ये सभी, लेकिन करीब 260 मिलियन से अधिक जो लोग हैं वो गरीब एवं निःशक्त जन हैं। उन्होंने 1990 में राव ने अध्ययन में बताया कि गरीबी निःशक्तता गरीबी को जन्म देती है। ध्यान रखना, गरीबी निःशक्त को एक जो निःशक्तता है वो गरीबी को जन्म देती है। निःशक्तता का मतलब जो विकलांग दिव्यांग है, निःशक्त हैं, बिना शक्ति के, बिना निःशक्त जन हैं, वो गरीबी को जन्म देते हैं। और गरीबी तो है ही है, वो निःशक्त को भी बढ़ाती है। यूरोप की संस्कृति में भी इसको शामिल किया गया है। जो निःशक्त जन हैं उनको शिक्षा का वर्णन भारत में भी ये था। और 2000 सालों पहले तक्षशिला में खुदाई की थी। तक्षशिला में क्या की थी? खुदाई। तो वहाँ ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे पात्र मिले हैं
जो बताते हैं कि पुराने समय में भी ये एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा सम्मिलित थी। इसका प्रावधान बताया उन्होंने कि इसमें 2000 साल पहले भी तक्षशिला में जब खुदाई की थी तो उसमें ऐसे अवशेष मिले थे, और सिंह ने 2001 में अध्ययन भी किया था कि भारत में जो गुरुकुल हैं वो शिक्षा ये इसका आधार थी, जो एक समेकित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा का उदाहरण थी। गुरुकुल शिक्षा में भी केवल जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं थी उनको आधार पर ही शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों में किसके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, शूद्रों को नहीं दी जाती थी, तीनों वर्णों को दी जाती थी। और हमारी यही एक पुरानी संस्कृति समझ करके एक औपचारिक निवेश काल हुआ। इसमें जो औपनिवेश काल में ही शिक्षा का जो स्वरूप है वो प्रभावित हो गया था। जो औपनिवेश काल था उस औपनिवेश काल में ही शिक्षा का जो स्वरूप है वो क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था। उन्होंने औपचारिक शिक्षा जो निःशक्त जन को दी थी वो सर्वप्रथम 1869 में हुआ, जिनको जनली पोई में एक चर्च था, मिशनरी स्कूल की स्थापना आरंभ किया था 1869 में मिशनरी स्कूल की स्थापना हुई थी सबसे पहले। लेकिन स्वतंत्रता बाद में निःशक्त जन थे जो उनके लिए तो शिक्षा जारी रह गई, और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो गैर सरकारी संस्थाएं उन्होंने भी कार्य प्रारंभ कर दिया। और 1966 में इस प्रकार के 115 विद्यार्थी अंधों के लिए जो ऐसे विद्यालय हैं वो अंधों के लिए खोले गए थे। 115 विद्यालय हैं वो गूंगे बहरों के लिए खोले गए थे, और 75% जो अस्थि संबंधी बीमारियां हैं, जिनके अंग भंग हैं, उनके लिए, और 27% जो बुद्धि की संबंधी जो समस्या थी, जिनकी बुद्धि लब्धि कम थी, वो खोले गए थे। ये पांडे और अडवाणी ने 1997 के अनुसार 91 में करीब 200 विशेष विद्यालय विभिन्न प्रकार के निःशक्त जन के लिए खोले गए थे। इनमें भी महत्वपूर्ण है जो विद्यालय 1974 का, जिसको इंटीग्रेटेड IED भारतीय सरकार द्वारा खोला गया था। ये मैंने कुछ आपको इसके बारे में बताया है, ये सभी इसी से संबंधित हैं। लेकिन मेरा जो यहाँ जो मुख्य टॉपिक चल रहा है वो था सामाजिक शिक्षण, जिसमें सीखना अधिगम प्रक्रिया, और इसमें कई जो विदेशी हैं उन्होंने भी इसमें, जैसे राव ने 1990 में अध्ययन में बताया कि गरीबी ये निःशक्त को एवं निःशक्त जन गरीबी को जन्म देते हैं आपस में। निःशक्त जन तो देता गरीबी को और गरीबी देती है निःशक्त जन को, क्योंकि इलाज के लिए ही नहीं है उनके लिए, तो किसी प्रकार की वही नहीं है, आवश्यकताएं तो हैं लेकिन संसाधन नहीं है उनके लिए। इस प्रकार से जो औपचारिक शिक्षा है वो निःशक्त जनों की शिक्षा का समावेश सर्वप्रथम 1869 में हुआ। ये जैन ली पोई ने एक चर्च मिशनरी के लिए स्कूल प्रारंभ किया था। जन ली पोई ने 1869 में चर्च मिशनरी के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई थी। इसके बाद में देखिए जो अधिगम है, इसमें स्वतंत्रता के बाद में निःशक्तों जनों के लिए इस तरह की शिक्षा की जो गैर सरकारी संस्थाओं की भी स्थापना की गई, जिसमें 1966 के दौरान इस प्रकार के 115 विद्यार्थी जो अंधे के लिए खोले गए थे, अंध विद्यालय, 70 विद्यालय गूंगों के लिए खोले गए थे, और 25 विद्यालय जो अस्थि भंग थे, अंग भंग, विकलांग, दिव्यांग, उनके लिए 27 विद्यालय जिनमें मंद बुद्धि थी, उनके लिए खोले गए थे। उसके बाद में 1991 में
में 200 विशेष विद्यालय विभिन्न प्रकार के निःशक्त जनों के लिए खोले गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्यालय 1974 का है, जिसको इंटीग्रेटेड आईईडी भारतीय सरकार द्वारा सर्वप्रथम खोला गया था। ये मैंने आपको प्रारंभिक इसके बारे में बताया है। अब मैं अपने इसकी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी के लिए इसके बारे में बहुत बहुत समय आपके कारण धन्यवाद।